नया वाला एंगल। चलो क्या है, इतिहास। और इतिहास को ना क्या करते हैं, देखो इतिहास ख़त्म करना है, अगर इसको इतिहास को ख़त्म नहीं करना है, सब्जेक्ट ख़त्म करना है, नहीं तो इतिहास ख़त्म कैसे हो। हिस्ट्री, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के अगर टाइम पीरियड को देखें तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेके और लगभग कितना मान सकते हैं इसको हम, 800 ईस्वी तक, 800 ईस्वी तक, 800 से लेके 1200 तक राजपूत काल, 800 से लेके 12 तक राजपूत काल, और फिर 1200 से लेके 1857 तक ये मध्यकाल, और फिर 1857 से लेकर 1947 तक कौन सा वाला टाइम पीरियड चलता है, और उस टाइम पीरियड को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री देखो टाइम पीरियड कभी फिक्स मतलब नहीं होता है, कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। जैसे अब एंशिएंट की बात करें तो उसको 25 लाख ईस्वी पूर्व से भी शुरू कर सकते हैं, उसको 20 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, उसका अलग अलग, सबके पास अलग अलग तर्क हैं उसके, ठीक है। ऐसे ही मिडेवल को देखो तो मिडेवल को कोई बोलते हैं नहीं 1200 से, कोई 1200-600 से, कोई बोलेगा 800 से ही शुरू हो गया, नहीं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तभी से मतलब शुरू हो गया। उसका हमें कोई फिक्स नहीं करना है, हमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कोई बोलता है तो वो समझ में आ जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत है, कुछ लोग बोलते हैं कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत 1498 से ही हो गई। कब से शुरुआत हो गई? 1498 से, जब वास्को डे गामा इंडिया आया तब से ही मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानते हैं। लेकिन बोलते हैं वास्को डे गामा आया तो यार व्यापार करने आया था, उसने कौन सा यहाँ पे कुछ किया था, तो यहाँ से शुरुआत करना ठीक नहीं है। शुरुआत मानो 1600 ईस्वी से। बोले जब से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई या फिर अंग्रेज यहाँ पे आए तब से हम शुरुआत किसकी मान सकते हैं, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मान सकते। फिर लोगों ने बोला नहीं यार, तो व्यापार करने तो ये भी है, यहाँ से शुरुआत क्यों मानोगे। फिर बोलते हैं कि 1707 से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानो। किससे? 1707 से। 1707 में क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु से क्या लेना देना? औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक है। औरंगजेब क्या है? अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक है। इसके बाद जितने भी शासक आए वो कमजोर थे, इसी वजह से यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस वजह से बोला जाता है कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कब से मान सकते हैं हम? 1707 से। लेकिन फिर लोगों ने बोला नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, औरंगजेब मर गया तो क्या हो गया, सत्ता कमजोर हो गई तो क्या हो गया, लेकिन मुगलों का वंश तो चल ही रहा था, मुगलों का शासन तो चल ही रहा था, चाहे कम क्षेत्र पर चलता रहो लेकिन शासन तो चलता रहा। तो बोलते हैं 1857 में जो अंतिम मुगल बादशाह है, क्या नाम उनका? बहादुर शाह जफर सेकंड। जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, उनको जब मतलब क्या बोलते हैं भेज दिया यहाँ से भारत से बाहर, उसके बाद हम शुरुआत मान लेते हैं किसकी? मॉडर्न इंडिया की शुरुआत। तो बोलते हैं 1857 से लेके और 1947 तक मॉडर्न इंडिया। तो फिर 1947 के बाद क्या है? 1947 के बाद वाले टाइम पीरियड को बोलते हैं आजाद भारत का इतिहास। किसका बोलते हैं? आजाद भारत का इतिहास। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत मतलब कर लेते हैं कहां से? 1498 से। 1498 से हम छोटी छोटी चीजें मतलब बात करेंगे। देखो डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो वही वाला मामला है कि फिर हमें पता चलेगा कि अकेली पुर्तगाली कंपनी को पढ़ते पढ़ते मतलब 2 क्लास निकल गई हैं, और हमें तो 15 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट में पूरा का पूरा क्या खत्म करना है, पूरी हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री। क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। तो 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डे गामा केरल में एक जगह पड़ती है कालीकट, अभी उसको कोझिकोड के नाम से जानते हैं, वहां पे आए। इनका यहां पे आने का मतलब मकसद क्या है? व्यापार करना। क्या है? व्यापार करना। नए समुद्री मार्गों की खोज की इन्होंने, और नए समुद्री मार्गों के मतलब रास्ते इन्होंने क्या करना शुरू किया? व्यापार करना शुरू किया। और 1498 में जब वो यहाँ पे आए तो कोझिकोड में या केरल में, जो कालीकट के नाम से जिसे जाना जाता था, उस समय पे वहां का राजा हुआ करता था जमोरिन। क्या नाम? जमोरिन वहां का शासक हुआ करता था। तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया, और स्वागत इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ अरबी व्यापारी थे, वो व्यापार कर रहे थे। यहाँ पे पहले से कौन व्यापार कर रहे थे? कुछ अरबी व्यापारी थे जो व्यापार कर रहे थे। और जमोरिन ने इस वजह से स्वागत किया कि जो अरबी व्यापारी थे उन लोगों ने क्या है, अपनी मोनोपोली बना रखी थी, या एक तरीके से डोमिनेंट होकर व्यापार करते थे, क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो इंसान अपनी इच्छा से काम करेगा, जैसा मन आएगा। मतलब देखो सिंपल सा मामला है, अगर एक वस्तु है और खरीदने वाले 1000 हैं
तो उस वस्तु की कीमत उसकी जैसा मन करेगा वो उस हिसाब से मतलब उसको देगा। ठीक है, तो दूसरा भी सिस्टम यही है, अगर हमें कोई खरीदारी करनी है और खरीदारी करने वाला सिर्फ मैं अकेला हूं और बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो मेरा जैसा मन करेगा उतनी कीमत पे खरीदूंगा, नहीं तो बोलूंगा नहीं खरीद रहा। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करने आ जाए तो किसका फायदा होगा? फिर जनता का फायदा होता है हमेशा। जब दूसरा व्यक्ति, अगर एक दुकान है तो एक दुकान वाला होगा अपनी मनमर्जी करेगा, लेकिन अगर 10 दुकान हो गई तो फिर मनमर्जी नहीं होगी, फिर क्या होगा? जनता का मुनाफा होता है, उसमें जनता का फायदा होता है हमेशा। तो बहुत अच्छी बात थी। पुर्तगाली यात्री, अगर यहाँ पे कोई मतलब पुर्तगाली व्यापारी इंडिया से व्यापार करने आ रहा है तो अरबी लोगों को मतलब उससे दिक्कत हुई, तो अरबी लोगों ने क्या किया होगा? इसका स्वागत किया होगा, है ना? कि विरोध किया होगा? विरोध किया होगा। तो विरोध का कारण क्या था? आर्थिक। विरोध का कारण क्या था? आर्थिक। उन्हें इकोनॉमिकली घाटा होने वाला है, इस वजह से अरबी लोगों ने विरोध किया। ठीक है, वास्को डी गामा फिर दूसरी बार आया तो 1500 ईस्वी में। इसको पुर्तगाली यात्रियों को यहीं पे छोड़ दो भाई, पुर्तगाली कंपनी को यहीं पे छोड़ दो। इसमें एक पुर्तगाली व्यक्ति था, उसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने इंडिया में ईसाईकरण की नीति चलाई थी। किसकी नीति चलाई थी? ईसाईकरण की नीति। और ईसाईकरण की नीति का मतलब यह था कि देखो यहां पे व्यापार करने आए वो लोग, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका व्यापार निरंतर चलता रहे। क्या चाहते हैं? उनका व्यापार निरंतर चलता रहे। तो निरंतर व्यापार को चलाने के लिए उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे हमारी स्थायी बस्तियां बन जाएं, अगर हमारी यहाँ पे स्थायी बस्तियां बन जाएं तो हमें यहाँ से कोई हिला नहीं पाएगा, हमारी सत्ता मजबूत हो जाएगी। तो अल्बुकर्क ने क्या किया? जो ईसाई लड़के थे उनको प्रोवोक किया हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी करने के लिए, और जब उनसे शादी करेंगे तो उनके संबंध बन जाएंगे, और संबंध बनने के बाद यहाँ पे स्थायी बस्ती बन जाएंगी। और कौन चाहेगा कि भाई इनको यहाँ से भगाया जाए, और भगाया जाए तो मतलब लड़कियां रह जाएंगी इनकी। तो मतलब ये स्थायी बस्तियों का निर्माण करने का या ईसाईकरण की नीति किसने चलाई थी? अल्बुकर्क ने चलाई थी। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, मतलब ये जो गवर्नर रहे हैं, इनके बारे में भी मतलब बहुत कुछ हमें पढ़ना होता है, लेकिन अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं जानबूझ के। इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें मॉडर्न इंडिया खत्म करना है, और मॉडर्न इंडिया खत्म करना है तो पुर्तगालियों पर अटक के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पुर्तगालियों, इनकी कंपनियों के आगमन के अगर देखें तो क्रम कैसे था? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये कंपनियों के आगमन का क्रम है। ठीक है, हम सीधा आते हैं अंग्रेजों के ऊपर। किस पे आते हैं? अंग्रेजों के ऊपर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हो गई थी इंग्लैंड में। कितने में? 1599 में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उस समय पे यहाँ पे शासक था अकबर। कौन था यहाँ का शासक? अकबर यहाँ का शासक था। ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के टाइम पे अगर भारत में व्यापार करने आ रही है तो यहाँ पे व्यापार करने ही आ रही है या राज करने आ रही है? व्यापार करने। क्या करने आ रही है? व्यापार करने आ रही है, क्योंकि अकबर जैसा जब सम्राट हो भारत में तो कोई व्यक्ति यहाँ पे आके उसके ऊपर आक्रमण भी नहीं कर सकता और ना कोई सत्ता स्थापित करता। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय पे मकसद सिर्फ इतना सा था कि उसे यहाँ से व्यापारिक मुनाफा कमाना है। ठीक है, और व्यापारिक लाभ के लिए ही आ रही थी सारी की सारी कंपनियां होने, मतलब कोई यहाँ पे सत्ता से मामला नहीं था। 1605 में मौत हो गई अकबर की। किसकी मौत हो गई? अकबर की मौत हो गई। 1605 में अकबर की मौत हुई तो अकबर का बेटा राजा बन गया, जहांगीर शासक बना। तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कर दी। 1608 में एक व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना करी, लेकिन इस व्यापारिक फैक्ट्री को अनुमति नहीं मिली है भारत के सम्राट से। ये अनाधिकृत फैक्ट्री है। तो तुमसे क्वेश्चन आता है कि 1608 में कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की? सूरत में। कब की? 1608 में। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये सब आता रहता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ऐसे मतलब तुम लोग आराम से बताते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहांगीर के एक बार क्या हुआ, जहांगीर की तबीयत खराब हो गई। किसकी? जहांगीर की तबीयत खराब हो गई, और जहांगीर की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। ऐसी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो अंग्रेजों ने बोला कि इससे अच्छा कोई मतलब मौका नहीं मिल सकता, और अंग्रेज एक दल गया जहांगीर के दरबार में और जाके बोला कि सुना है आपकी तबीयत खराब है। तो बोला कि बिल्कुल सही सुना है, तबीयत तो खराब है। तो बोला है कि ऐसा भी सुना है कि इलाज भी अच्छा खासा करा लिया है। वैद क्या बोला जाता है उनको, जो मुसलमानों के मतलब होते हैं, हकीम, वो कुछ वो फकीर भी मतलब हकीम, वैद हकीम ये तो होते ही हैं।
उसके साथ साथ आध्यात्मिक भी मामला होता है ना, तो सब जगह पे मतलब दिखा लिया अच्छे से, टोने टोटके भी करवा के देख ले तो बोला कि ये तो सब हो चुका है, अपनी बात बोलो क्या करना है। तो बोला हमारे पास एक डॉक्टर है, उससे भी एक बार दवाई ववाई लेके देख लो, क्या पता ठीक हो जाए। तो बोलते नहीं मरता क्या नहीं करता, तो बोला भाई दिखा दो एक बार। तो उसको जब दिखाया तो वो ठीक कर दिया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने ठीक किया तो ये तो एक तरीके से उनका क्या हो गया, ऋणी हो गया है ना, या फिर एक कम से कम इतना तो हो गया कि नहीं यार भाई ठीक किया हुआ है, तो उनके प्रति जो एक ऐसी भावना थी निगेटिव वाली, वो कम से कम ऐसी आई होगी कि चलो यार इन्होंने ठीक किया है तो कुछ तो बनता है इनके लिए। तो उन्होंने बोला कि देखो हम बस इतना सा चाहते हैं कि हमें एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी जाए। जहांगीर ने अनुमति दे दी, बोला भाई लगा लो फैक्ट्री। तो 1613 में आधिकारिक रूप से फैक्ट्री की स्थापना हो गई। कहाँ पे? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? नहीं आ रहा है तो बोल दो, मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहती है बस पढ़ाने की, तो ऐसे नहीं आए ना तो एक काम किया करो, उस चीज़ को मतलब माइंड में जितना बनता है उतना बनने दो, उसके बाद मैं तुम्हें लिखा हुआ नोट्स दे दूंगा या फिर छपवा दूंगा। और वैसे तुम्हें छापना ही अच्छा लगता है, मुझे तो मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं तुम्हें लिखवाऊँ, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर के बाद शासक बना कौन? शाहजहां। शाहजहां के बाद शासक बना औरंगजेब। यहाँ तक मामला ऐसा था कि शक्तिशाली शासक हैं और इन्होंने अपना असली रूप नहीं दिखाया था अंग्रेजों ने, और असली रूप दिखाएंगे भी नहीं। असली रूप दिखाने का मतलब मौत है भाई। औरंगजेब के सामने अंग्रेज अगर ये दिखाएं कि हम यहाँ पे शासन करेंगे तो औरंगजेब तोड़ देगा बिल्कुल। जिंदा पीर बोला जाता है औरंगजेब को भाई। तो औरंगजेब के टाइम तक किसी ने ये फनन दिखाना शुरू नहीं किया, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। कब? 1707 में। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, अंग्रेजों ने भी अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों के साथ साथ में जो मुगलों के मनसबदार हुआ करते थे, जो मुगलों के मनसबदार का मतलब अभी ऐसे समझ लो एक मुख्यमंत्री जैसा होता, या फिर एक ऐसा समझ लो कि एक क्षेत्र है उसका कार्यभार सौंप देते थे अंग्रेज, वो मुगल काल में जो मतलब सम्राट होते थे। एक ही व्यक्ति है, जैसे अब सिंपल सा समझो ना, जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत का प्रधानमंत्री पूरे भारत को तो नहीं संभाल सकता, तो प्रांतों में बांट दिया है, प्रांतों को मतलब संभागों में बांट दिया, संभागों को मतलब जिलों में बांट रखा है, जिलों को भी मतलब तहसीलों में बांट रखा है, तो छोटी से पंचायतों में, पंचायतों को भी और छोटे स्तर पर देखेंगे तो बाढ़ में बटा होता है वो, उसका भी एक मेंबर होता है, तो मेंबर भी अपने बाढ़ का प्रमुख है, होता है ना। तो वैसे ही मतलब जो मनसबदार होता था तो वो एक मनसब का प्रमुख है। अब क्या हुआ, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। जो मनसबदार हुआ करते थे उन लोगों ने क्या कर दिया, खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। बोला अब हम किसी के दबाव में नहीं है, हमें कोई अब हमारी कोई नियुक्ति करने वाला नहीं है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। और अपने हिसाब से चलाएंगे तो जो आज नवाब है, जो मनसबदार है, वो राजा घोषित, राजा स्वयं को राजा घोषित कर दिया। वो राजा अब अपने बेटे को ही राजा बनाएगा या दूसरे को बनाएगा? अपने को ही बनाएगा। तो ये वंशानुगत मामला चलने लग गया। ऐसे ही एक प्रांत है, उस प्रांत का नाम है बंगाल। एक प्रांत है, उस प्रांत का नाम क्या है? बंगाल प्रांत। और बंगाल प्रांत का नवाब है मुर्शीद कुली खां। बंगाल प्रांत का नवाब कौन है? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां अब एक स्वतंत्र नवाब है बंगाल का, जो मुगलों द्वारा निर्वाचित या चयनित या नियुक्त अंतिम नवाब है। उसके बाद वहां पे वंशानुगत सिस्टम चलने लग गया। मुर्शीद कुली खां के बाद वहां पे अलीवर्दी खां आया। कौन आया? अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां ने जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज, इनकी तुलना की मधुमक्खी से। किससे? मधुमक्खी से। और मधुमक्खी से तुलना करते हुए बोला कि देखो भाई, अंग्रेजों से अगर तुम प्यार से पेश आओगे, अगर प्यार से पेश आओगे तो ये तुम्हें बहुत कुछ दे जाएंगे, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी शक्ति दिखाने की कोशिश की तो ये तुम्हें मार देंगे जान से। ये मधुमक्खी का मामला ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे मधुमक्खी को अगर तुम कुछ नहीं करोगे, उन्हें छेड़ोगे नहीं, तो वो तुम्हें शहद देती हैं, लेकिन अगर तुमने छेड़ना शुरू किया तो काट काट के मार देंगे, ऐसा करके कुछ मतलब वो बोल रहे हैं। तो अलीवर्दी खां के बाद मतलब एक राजा बना, उसका नाम है सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज कलकत्ता में एक फैक्ट्री बना रहे थे। फैक्ट्री नहीं, किला। क्या बना रहे थे? किला बना रहे थे। अच्छा, जो मैं फैक्ट्री की बात कर रहा था, वो फैक्ट्री क्या थी? मतलब ये यहाँ पे क्या मतलब कुछ उत्पादन करते थे, भटा उगाते थे। तो
कुछ नहीं। ये क्या करते थे, ये जैसे अपने जो व्यापार की वस्तुएं खरीद के लाते थे, जैसे मसाला, चाय या जो भी है, मतलब ये सब खरीद के लाए और एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करने के बाद वहां से बंदरगाह भेज दिया, बंदरगाह से यूरोप चला जाता। तो ये क्या थे, जो जिन्हें हम फैक्ट्री बोल रहे हैं या कारखाने बोल रहे हैं, वो कोई उत्पादन गृह नहीं है, ये क्या है, भंडारण गृह है। क्या है वो, भंडारण गृह है। वो एक जगह पे भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ना कि वहां पे कोई प्रोडक्शन चलता है इनका, ठीक है। तो किला क्या है, किला तो एक अलग चीज हो जाती है। अब जब ये किलेबंदी कर रहे हैं कलकत्ता में, तो किलेबंदी का मतलब ये है कि राजाओं वाली फीलिंग ले रहे हैं। किसकी फीलिंग ले रहे हैं, राजाओं वाली। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि भैया किला काय के लिए बना रहे हो, किला बनाने की क्या जरूरत है। तो बोला नहीं नहीं, ये तो किला वाला कुछ नहीं बना रहे, हम तो मतलब व्यापारी लोग हैं। तो बोला व्यापारी लोग हैं तो किला बनाना बंद करो, हम यहाँ के नवाब हैं, तुम्हें क्या लेना देना किले बनाने। किला बनाना उन्होंने बंद नहीं किया। हॉलबेल का एक सिद्धांत है, सच है या झूठ है मतलब वो जाने। ऐसा बोलते हैं कि मतलब उन्होंने किला बनाना बंद नहीं किया अंग्रेजों ने। सिराजुद्दौला ने 140 अंग्रेजों को पकड़ा और एक छोटे से कमरे में डाल दिया उठा के। 140 अंग्रेजों को उठाया और एक छोटे से कमरे में डाल दिया, और सुबह जब देखा तो उसमें से 123 लोग मर चुके थे। कितने लोग मर चुके थे, 123 लोग मर चुके थे। तो इस बात को लेके लॉर्ड क्लाइव भड़क गया। इस बात को लेके कौन भड़क गया, लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव ने युद्ध के लिए उकसा दिया, किसको, सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए उकसाया, और वो परिणति किस रूप में सामने दिखाई दी, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के रूप में। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के रूप में। प्लासी पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हो गई और बंगाल का नवाब हार गया। देखो बंगाल का नवाब हार गया, ये तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, लेकिन इसकी पूरी भूमिका सुन लो। हुआ क्या था, बंगाल के नवाब के पास सेना ज़्यादा थी, अंग्रेज़ों के पास बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल का नवाब हार गया। इस वजह से, क्योंकि बंगाल के नवाब का जो सेनापति हुआ करता था मीर जाफर, उसने अपने राज्य के साथ, राजा के साथ, लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया और जाके किसके साथ मिल गया, अंग्रेजों के साथ। इस वजह से हार गया। और सिंपल सा मामला है, तुम्हें पता है, देखो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। उसको प्रलोभन दे दिया, और उसको प्रलोभन ये दे दिया कि देखो तुम अभी यहाँ पे सेनापति हो, तुम यहाँ पे कौन हो, सेनापति हो, अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम वादा करते हैं कि तुम्हें हम बंगाल का राजा बना देंगे। किसने बोल दिया था, अंग्रेजों ने। और मीर जाफर ने इस बात को मान लिया, और मीर जाफर ने बात मान ली, और बाद में मतलब वादा भी उन्होंने पूरा किया, मीर जाफर को राजा बना दिया। लेकिन मीर जाफर को राजा क्या बनाया, एक कठपुतली राजा बनाया। उसको क्या बनाया, एक कठपुतली राजा बनाया, नाम मात्र का राजा है। सारे के सारे काम कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, या टॉर्चर कर रहे हैं उसको एक तरीके से। लेकिन ये तो राजा बनने की खुशी में भाई साहब ने तो बहुत सारा जमीन दे दी, मतलब अंग्रेजों को दान में, बहुत सारा मतलब पैसा लुटा दिया अंग्रेजों के ऊपर। और बाद में जाके रिजल्ट ये निकलता है कि अंग्रेज उसको काम ही नहीं करने देते हैं। उसको ऐसा फीलिंग आती है कि भैया मैं राजा बनाई के लिए था, इससे बढ़िया तो सेनापति था। तो अब क्या कर रहा है, मीर जाफर अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है, ऐसा मतलब अंग्रेजों का मानना है। मीर जाफर अपना काम कर रहा था, और कोई भी व्यक्ति करेगा जब उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी काम करने की, वो तो राजा बनने के लिए, मतलब भाई उसने विश्वासघात किया है, जो भी किया। जब राजा बन के भी उसकी औकात एक मतलब सेनापति या मंत्री जैसी भी नहीं है, तो वो व्यक्ति काम करेगा ऐसे। तो उसने क्या किया, डचों के साथ मिलके, किसके साथ, डचों के साथ मिलके अंग्रेजों को बंगाल से निकालने का काम, मतलब एक रणनीति बनाना शुरू किया। लेकिन इस रणनीति का पता चल गया लॉर्ड क्लाइव को, इस रणनीति का पता चल जाता है अंग्रेजों को। और 1757 में बेदारा के युद्ध में, 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। और जैसे ही डचों को पराजित किया, मीर जाफर की तो हैकड़ी निकल गई होगी, क्योंकि जिसके साथ मिलके, ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे कि किसी गुंडे को मरवाने के लिए कोई गुंडा तैयार कर रहे हो तुम, और उस गुंडे को पहले ही पता चल जाता है और वो गुंडा जाके उसी गुंडे को ही ठोक देता है। अब क्या करोगे तुम। तो मीर जाफर बोला यार ये तो मतलब क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले ही खत्म हो गया है। हम तो सोच रहे थे कि इसको बड़ा होकर कलेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही मामला हुआ कुछ। अब
1760 में मीर जाफर को अपदस्थ करके बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेजों ने मीर कासिम को। मीर जाफर को हटा दिया और मीर जाफर को बोला भाई साहब देखो भाग जाना तुम, चुपचाप नहीं भागोगे तो हम तोड़ के भगाएंगे तुम। अच्छी बात है कि तो उसके बाद मतलब मीर जाफर बोला भाई तोड़ने ओड़ने की क्या जरूरत है, हम खुद ही भाग जाएंगे, क्यों बिना फालतू का तुम इतना परेशान हो रहे हो। तो मीर जाफर मतलब हट गया और अभी राजा कौन बन गया, मीर कासिम। मीर कासिम राजा बनेगा तो मीर कासिम को भी तो मीर जाफर जैसी फीलिंग आई होगी ना स्टार्टिंग में। तो मीर जाफर वो मीर कासिम ने भी बहुत सारा दान दक्षिणा दे दिया। ऐसे दान दे रहे हैं पंडितों को जैसे वो दान वाला सिस्टम चलता है ना, ऐसे वो बहुत सारी जमीन मतलब उनको दे दी, पैसे ऐसे लुटा रहे हैं उनके ऊपर। और बाद में जाके जो मीर जाफर की कंडीशन थी वही कंडीशन अंग्रेजों ने मतलब किसकी की, मीर कासिम की। मीर कासिम भी परेशान हो गया बेचारा, और मीर कासिम परेशान हो गया तो मीर कासिम ने भी मतलब इनके खिलाफ काम करना शुरू किया। देखो अंग्रेजों के जब प्लासी का युद्ध जीते, वो प्लासी का युद्ध जीते उस समय पे भी वो भारत में मतलब शासन कर सकते थे, भारत में मतलब बंगाल पे सत्ता स्थापित कर सकते थे। लेकिन अंग्रेज क्या है, बहुत दिमागी इंसान थे और वो ये समझते थे कि हमें जनता का मूड भांपते थे। वो ये जानना चाहते थे कि मतलब जनता कब चाहती है कि हम राजा बन जाएं, या जनता कब चाहती है कि अब अंग्रेज अपने हाथ में सत्ता ले लें, तब हम सत्ता हाथ में लेंगे। तब तक सत्ता हाथ में नहीं लेंगे जब तक कि यहां जनता का मूड ना हो। तो वो कठपुतली राजा बनाते थे। मीर कासिम को जब ये लगा कि अंग्रेज मुझे भी काम नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर बोला अंग्रेजों ने ठीक है भाई तू भी भाग जा, जरूरी थोड़ी है कि मतलब क्या बोलते हैं तू राजा बन के ही रहे। तो मीर कासिम मतलब गया, तो मीर जाफर फिर से आ गया, भाई जब मैं राजा बनना चाहता हूँ मुझे बनाओ राजा। तो बोला कि तू फिर से वही वाली नौटंकी करेगा जो पहली वाली की थी। बोला नहीं अब नहीं करूँगा, एक बार चाय से जला हुआ हूँ, अब तो छाछ फूक फूक के पी रहा हूँ, अब काय के लिए करूँगा मैं नौटंकी। तो मीर जाफर को फिर से राजा बना दिया और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा की और उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। कब होता है, 1764 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में मीर जाफर, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये तीनों पराजित हो जाते हैं और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ पे कर रहे हैं हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे हैं, हेक्टर मुनरो। तो इस युद्ध के बाद अब ऐसा हो गया था कि अब अंग्रेजों से शक्तिशाली कोई नहीं है। इससे बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाओगे तो कर्नाटक युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। उनमें से पहले को मतलब फ्रांसीसी जीते थे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए। पहले को अंग्रेज फ्रांसीसी जीत गए, दूसरा वाला था उसका कोई डिसीजन नहीं हो पाया, तीसरा वाला था उसको मतलब जीत गए अंग्रेज। तो फ्रांसीसियों से भी ये जीत हासिल कर चुके हैं। उसके साथ साथ एक और मतलब मामला पहले बन चुका है, कौन सा, पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा, पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की शक्ति खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस समय पे अहमद शाह अब्दाली ने, किसने, नहीं नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली है, नादिर शाह ने। तो अहमद शाह अब्दाली ने किसको हरा दिया है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हरा दिया। और पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठा हार चुके हैं तो अब भारत की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो अंग्रेजों को पराजित कर पाए। उत्तर भारत में एक मतलब शुक्रचकिया मिसल के रणजीत सिंह हैं, जो कहाँ पे सरकार चला रहे हैं, पंजाब में चला, उसको भी जाने दो। जो सिख मतलब व्यक्ति हैं उनको जाने दो। अब बक्सर के युद्ध के बाद कुछ ऐसा हो सकता था कि अंग्रेज डायरेक्ट अपने आप में सत्ता ले लें, लेकिन तब भी उन्होंने सत्ता नहीं ली। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। 1765 में क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन का मतलब 2 लोग शासन करेंगे, 2 लोगों के शासन का मतलब अंग्रेज और बंगाल का नवाब, अंग्रेज और बंगाल का नवाब। अंग्रेज और बंगाल के नवाब का मतलब यह वित्तीय शक्तियां तो मतलब किसके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां बंगाल के नवाब को। एक अल्पवयस्क या अल्पायु एक बच्चा था, इसका नाम है नजमुद्दौला, उसको शासक बना दिया जानबूझ के अंग्रेजों ने। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, जनता की नजर में अच्छा बनने के लिए, जनता की नजर में अच्छा बनने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं। और राजनीतिक षड्यंत्र मतलब ये है कि काम गंदा करते हैं अंग्रेज और नाम खराब होता है बंगाल के नवाब का। नाम किसका खराब हो रहा है, बंगाल के नवाब का। और जनता की नजर में ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तो राजा हैं नहीं, अगर हम यहाँ पे मतलब सत्ता हमारे हाथ में होती तो हम करके दिखाते कुछ। भैया बंगाल का नवाब है, वो जैसे चाहता है वैसे मतलब काम होता है, हम तो कुछ कर नहीं सकते।
जनता ने बोला हाँ यार बात तो ये सही बोल रहे हैं, अगर ये राजा होते या इनके हाथ में सत्ता होती तो ये जरूर कुछ अच्छा करते। तो जनता के मूड को ही तो भांप रहे थे वो, कि इंतजार उस टाइम का था कि जब जनता हमें एक्सेप्ट कर ले। और 1772 में वो टाइम आ गया जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन की समाप्ति करके बंगाल को पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में ले लिया। ये बात इंग्लैंड में पता चली, ये बात ब्रिटेन की संसद को पता चली, तो ब्रिटेन की संसद ने बोला वाह भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करने गई थी, अब राजनीति पे मामला पहुंच गया है। वहां पे भी तो राजनीति चलती है ना, इंग्लैंड में भी तो वहां पे तो चलती है। तो मतलब इन्होंने बोला कि यार तुम भी ना, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ब्रिटेन के क्राउन के लिए कर रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन के लिए कर रहे हैं। और तुम लोग मतलब इतना सीरियस काय के लिए ले रहे हो इस चीज़ को। तो बोला कि तुम तो व्यापार करने गए थे। बोला हम तो व्यापारी हैं, तुम तो नियम कानून बना के भेज देना, हम उन्हीं नियम कानूनों के तहत शासन करेंगे। और तुमने सुना होगा कि 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। और रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब रेगुलेट करना है। रेगुलेट ब्रिटेन की संसद किसको करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत होती है।